11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आइए इसे समझते हैं। सोचिए 1960s में भारत का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट काफी डायनामिक हो गया था। लोकसभा और राज्यसभा जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि भारत के लेजिस्लेटिव फंक्शन को संभालते हैं, उनमें कुछ चेंजेस की जरूरत थी। पार्लियामेंट की वर्किंग, इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन में कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस आ रहे थे जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इफेक्ट कर रहे थे। इसी वजह से 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा सके। ये अमेंडमेंट भारत की डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए लाया गया ताकि इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन का बैलेंस मेंटेन हो सके और पब्लिक फेथ को इंश्योर किया जा सके। इस अमेंडमेंट ने स्पेशली लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरशिप और इलेक्शन को रीऑर्गेनाइज कर दिया। आइए इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। भारत में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनकी फंक्शनिंग को लेकर कुछ चैलेंजेस थे, जैसे कि राज्यसभा की सीट को फिल करने का प्रोसेस कभी कभी कॉम्प्लेक्स और अनक्लियर हो जाता था। ये कंफ्यूजन था कि सीट का एलोकेशन कैसे किया जाए और किस तरह से उनको रिप्रेजेंटेशन और इक्विटेबल बनाया जाए। 11th अमेंडमेंट को इसलिए लाया गया ताकि पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन को और ज्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। ये अमेंडमेंट राज्यसभा के इलेक्शन में थोड़ी क्लैरिटी और बेटर प्रोसेस लाना चाहता था, जिससे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की रिप्रेजेंटेशन और ज्यादा इफेक्टिव हो सके। अमेंडमेंट की जरूरत को देखते हैं। भारत में राज्यसभा का रोल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपर हाउस है जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की रिप्रेजेंटेशन करता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स था और सीट को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त कई बार इम्बैलेंस सिस्टम देखने को मिला था। ये सिस्टम अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन के कारण बन रहा था, इसलिए 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया, जिसमें स्पेशली राज्यसभा के मेंबरशिप को मैनेज करना और इलेक्शन प्रोसेस को क्लेरिफाई करने की बात की गई। अब की फीचर्स को देखते हैं। 11th अमेंडमेंट ने राज्यसभा की मेंबरशिप और इलेक्शन के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया, रिप्रेजेंटेशन को ज्यादा इक्विटेबल बनाने के लिए एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क तैयार किया गया, जिसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच में फेयर एलोकेशन की बात की गई। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए रिप्रेजेंटेशन। इस अमेंडमेंट के थ्रू स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को अपने रिप्रेजेंटेशन को राज्यसभा में भेजने का एक क्लियर और इफेक्टिव प्रोसेस मिला। ये इंश्योर किया गया कि उनकी रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल हो और कोई भी स्टेट या टेरिटरी अपने इंटरेस्ट को निगलेक्ट नहीं करे। इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर स्मॉल स्टेट्स। अमेंडमेंट ने स्मॉल स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस बनाया, जिससे उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। ये उनके राइट्स को सेफगार्ड करने में मदद करता है और उनका वॉइस नेशनल लेवल पे सुनने जाती थी। अब बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट। बेटर रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस इंडिया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में क्लैरिटी। नेगेटिव इम्पैक्ट, स्मॉल स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन में चैलेंजेस। कुछ क्रिटिक्स ने ये पॉइंट रेज किया कि छोटे स्टेट्स को अपने रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए ज्यादा सीट मिल गई, जो कभी कभी बिगर स्टेट्स के इंटरेस्ट के साथ कन्फ्लिक्टिंग हो सकती थी। कॉम्प्लेक्सिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन। राज्यसभा के इलेक्शन का प्रोसेस और भी कॉम्प्लेक्स हो गया और सीट को एलोकेट करते वक्त कभी कभी प्रोपोर्शनलिटी को समझना मुश्किल हो सकता था। कंक्लूजन। तो हमने यह सीखा कि 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 एक सिग्निफिकेंट स्टेप था जो भारत की डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन को मजबूत बनाता था। यह अमेंडमेंट राज्यसभा के इलेक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए था, जिसमें स्मॉल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को बेटर रिप्रेजेंटेशन मिलती थी। ये इंश्योर करता था कि सब स्टेट का वॉइस नेशनल डिसीजन मेकिंग में इक्वली सुना जाए।